हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। तो कल हम लोगों ने चैप्टर यहाँ तक कर लिया था पूरा। अब इससे आगे देखते हैं। 9th चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन। ओके, तो नाउ द विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। सो वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस व्हाइल सम एनिमल्स ले एग्स। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि कुछ तो डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं। ओके, तो वो वाले जानवर जो कि अपने यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ देते हैं, यानी कि वो वाले एनिमल्स जो कि बच्चे को जन्म देते हैं, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं विविपेरस। और वो वाले जानवर जो कि बच्चे को जन्म नहीं देते, वो अंडा देते हैं, तो वो होते हैं ओविपेरस। सो द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू। तो नीचे एक एक्टिविटी दी हुई है, ज़रूर से इसको पूरा पढ़िएगा वीडियो को पॉज करके और देखिएगा। सो द eggs of a few animals are easy to observe because their mother lay them outside their bodies. These are कुछ जानवरों के अंडों को कुछ जानवर के अंडों को आप बड़ी इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो बिकॉज उनकी मदर ने क्या किया, वो जो एग्स हैं वो उनकी बॉडी के आउटसाइड उन्हें ले कर दिए, यानी कि वो उनकी बॉडी के आउटसाइड पड़े हुए हैं, वो इंटरनल साइड में नहीं है, तो आप उनको इजीली देख सकते हो। और वही एनिमल्स एग्जाम्पल होते हैं ओविपेरस एनिमल्स के। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि आप नहीं देख सकते उनके एग्स, जैसे डॉग हो गया, को होगी, कैट हो गया, है ना। एग्स तो इनमें भी बनते हैं, ओवा हम लोगों ने पढ़ा था, ओवम। तो लेकिन हम लोग इनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो इनकी बॉडी के अंदर है। ये इनकी बॉडी के अंदर ही वो फर्टिलाइज होगा और वहाँ से वो एक डायरेक्टली बच्चे को जन्म देंगी। So the mother gives a birth to the young ones and these are the example of viviparous animals. तो ये वाले कौन से हो गए जिनके अंडों को आप इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो कौन से हो गए? वो विविपेरस हो गए। और जिनको कर सकते हो वो कौन से हो गए? वो हो गए ओविपेरस। So can you now give some more examples of viviparous and oviparous animals? क्या दे सकते हो एग्जाम्पल्स विविपेरस और ओविपेरस की? दे सकते हो क्या? देखो कौन कौन दे सकता है। तो young ones to adults, the new individual which are born or hatched from eggs continue to grow till they become adult. तो adult की एज तक आने तक, वो एक छोटे से बच्चे से लेकर के adult एज तक आने तक वो क्या करते जाते हैं? वो ग्रो करते जाते हैं। ओके, in some animals the young ones may look very different from the adults. Recall the life cycle of a silkworm. सिल्कवॉर्म के तो उन्होंने बोला कि जो हो सकता है जैसा बच्चा पहले था अपने बर्थ के टाइम पर और एडल्ट पोजीशन, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, वो बिल्कुल एक दूसरे से मैच ही ना करता हो। जैसे कि एक सिल्क वॉर्म है, पहले उसका एग, देन लार्वा बनता है, लार्वा से कैटरपिलर बनता है, देन प्यूपा, और उसके बाद उसकी एडल्ट पोजीशन आती है। तो ऑब्वियसली एग और एडल्ट दोनों की जो बोल सकते हो जो फिजिकल अपीयरेंस होगी वो तो बिल्कुल ही चेंज होगी, है ना। सो आप लोगों ने ये क्लास 7 में पढ़ा हुआ है। एक और एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, वो है फ्रॉग का। ओके, फ्रॉग का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले अंडे होते हैं, उसके बाद एक अर्ली टेडपोल बनता है, फिर लेटर टेडपोल बनता है, और उसके बाद एक एडल्ट फ्रॉग की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो ये टोटल लाइफ साइकिल होता है इसका। तो उन्होंने बोला ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट स्टेज। वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, दैट इज एग, टेडपोल एंड एडल्ट, है ना। तो हम लोगों ने देखा सबसे पहले अंडे थे, फिर टेडपोल बना, फिर उसके बाद एडल्ट पोजीशन आई। नाउ डोंट द टेडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स, है ना। टेडपोल बहुत ज़्यादा एडल्ट लुक से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सो कैन यू इमेजिन दैट दीज टेडपोल्स वुड सम डे बिकम फ्रॉग्स? आप टेडपोल को देखकर बोल सकते हो कि ये कुछ फ्रॉग बनेंगे कल को? ये तो मच्छी जैसे नज़र आ रहे हैं, है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्या चीज़ है। तो आप ये तो एस्टिमेट बिल्कुल नहीं लगा सकते कि ये कल को एक फ्रॉग बनेगा, एडल्ट फ्रॉग बनेगा। सो सिमिलरली द कैटरपिलर और प्यूपा ऑफ अ सिल्कवॉर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। ओके, तो जो प्यूपा बनेगा या कैटरपिलर बनेगा सिल्कवॉर्म का, वो भी बड़ी डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस होती है उसकी सिल्कवॉर्म से। ओके, सो देन व्हाट हैपन्स टू द टेडपोल्स और कैटरपिलर देयर आफ्टर? तो उन्होंने बोला ये फीचर्स एडल्ट में तो बचते नहीं है, तो कहाँ जाते हैं ये फीचर्स? कहाँ जाते हैं? डेवलपमेंट हो जाती है। ओके, सो यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मोथ emerging out of a cocoon, and in the case of tadpoles they transform into adult capable of jumping and swimming. The transformation of a larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. तो इस टोटल प्रोसेस को, जो कि
जो प्रोसेस एग से शुरू हो रही है, उसके बाद अर्ली टेडपोल बन रहा है, लेट टेडपोल बन रहा है और एक एडल्ट फ्रॉग बन गया, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस पूरी प्रोसेस को बोला जाएगा मेटामॉर्फोसिस। एंड व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो? तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, है ना, जैसे जैसे हम लोग ग्रो करते जाते हैं हमारी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस विटनेस करती है हमारी बॉडी में। सो इन ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ। तो क्या वैसे ही अभी हमारी फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल ऐसी है जैसे कि बर्थ के टाइम पर थी? नहीं, कितने छोटे छोटे हाथ थे, छोटे छोटे पैर थे, अभी देखो कितने बड़े बड़े हाथ है, बड़े बड़े पैर हैं हम लोग के, इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, एलियन नहीं हो, लेकिन एज कम्पेयर टू योर बर्थ टाइम उससे तो बहुत ज़्यादा बड़े। एक छोटे बच्चे का हाथ देखो वो कितना छोटा होता है, और खुद का हाथ देखो 4-5 हाथ आ जाएंगे एक छोटे बच्चे के आपके हाथ पर। तो देन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फार वी हैव लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम familiar animals. Then, but what about very small animals like hydra and microscopic organisms like amoeba? तो जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें कैसे होती है रिप्रोडक्शन? सो लेट अस फाइंड आउट। तो in each hydra there may be one or more bulges. These bulges are the developing new individual and they are called buds. ओके, तो इस तरह से ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हाइड्रा। तो यहाँ से एक बर्ड निकलेगा, ओके, तो इस बर्ड से एक नया हाइड्रा फॉर्म हो जाएगा। इस पोजीशन से यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे। पहले एक स्मॉल सा बर्ड बनेगा, फिर वो थोड़ा ग्रो करेगा और उसके बाद एक एडल्ट हाइड्रा बन जाएगा दोबारा से, है ना, अपने पेरेंट जैसा। सो रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन यीस्ट in hydra too. The new individuals develop as outgrowths from a single parent, and this type of reproduction in which only a single parent is involved is called the asexual reproduction. तो इसमें कोई मेल गैमीट फीमेल गैमीट कुछ नहीं लिया गया, एक सिंगल पेरेंट से रिप्रोड्यूस किया गया यंग वन, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं asexual reproduction. Then since now individual develop from the bud in hydra, दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बेडिंग। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को क्या बोला जाता है? बेडिंग बोला जाता है। ओके, पहले एक छोटा सा बर्ड आया, उसके बाद वो और बड़ा हुआ, उसके बाद वो एडल्ट स्टेज पर आया। ओके, तो इसको बोला जाता है बेडिंग। अनदर मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा। तो अमीबा में किस तरह से होती है? अमीबा में बाइनरी फिशन होता है। तो हमारे पास फुल डायग्राम दिया है अमीबा का भी। तो पहले क्या था? पहले अमीबा एक फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म था, उसके बाद उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ओके, एक से 2 न्यूक्लियस बनते हैं, उसके बाद वो थोड़ा सा और एक दूसरे से जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देते हैं, और फाइनली उनमें क्या होता है? डॉटर अमीबास बन जाते हैं, यानी कि यहाँ से वो टूट जाता है और 2 अलग अलग अमीबास बन जाते हैं। ओके, इनको बोलेंगे हम लोग डॉटर अमीबा। और ये क्या है? पेरेंट। ये वाला नहीं, सबसे ऊपर वाला, ये वाला पेरेंट, और सबसे नीचे वाला क्या होगा? Daughter amoeba. Okay, and this type of asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into 2 individuals is called the binary fission. तो एक इंडिविजुअल जैसे अमीबा पूरा ऐसा था, उसके बाद क्या हुआ? उसके पहले एक न्यूक्लियस था, उसके बाद उसके 2 न्यूक्लियस बन गए। साइज बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, वो ऐसे ही मैंने ले लिया। ओके, तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, फिर वो न्यूक्लियस एक दूसरे से थोड़े से दूर चले जाएंगे और अमीबा सिर्फ एक पॉइंट से एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहेगा। उसके बाद क्या होगा? ये अमीबा बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। वैसे अमीबा ऐसा नहीं होता गोल। ओके, ये वैसे बता रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, टेक्निकलिटी में नहीं जाना भाई एग्जाम्पल की। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? बाइनरी फिशन। स्टार्ट तो यहाँ से हुआ था, यहाँ से होता होता ये 2 बन गए, 1 से 2 बन गए, तो उसको बोलेंगे बाइनरी फिशन। Apart from bedding and binary fission, there are other methods by which a single parent reproduces young ones. You will study about in your higher classes. तो उन्होंने बोला बेडिंग और बाइनरी फिशन, इन दोनों के अलावा और भी प्रोसेसेस होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, लेकिन वो वाले आप कब पढ़ोगे? हायर क्लासेस में जाकर के पढ़ोगे। ओके, अभी नहीं पढ़ोगे। तो यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है, तो स्टोरी देख लेते हैं। उसके लिए हम लोगों को ये सारा इरेज करना पड़ेगा।
चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। The story of Dolly, the clone. So cloning is the production of an exact copy of a cell, any other living part or a complete organism. तो क्लोनिंग क्या है, यानी कि क्लोन क्या है? क्लोनिंग उस प्रोसेस को बोला जाता है जिससे कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बना रहे हो। जैसे कि एक कोई भी चीज़ ऐसी है, उसकी एग्जैक्ट कॉपी आपने बना दी, ओके, ये यहाँ नहीं बनी, लेकिन आपने एग्जैक्ट कॉपी उसकी बनाई, उसको बोला जाता है क्लोनिंग, ओके। शक्तिमान देखा होगा सबने, उसमें शक्तिमान का क्लोन बना था, है ना, उसको याद करो एक बार। आई थिंक कौन था वो साइंटिस्ट, क्या था उसका नाम, जो भी था, उसने क्लोन बनाया था, ओके। तो वहाँ से इतना तो पता चल गया कि सेम वैसी चीज़ बनाने को क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं, ओके। तो एनी अदर लिविंग पार्ट तो ये हमने कर लिया। सो क्लोनिंग इज एन एनिमल वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय Ian Wilmot and his colleagues at the Roslin Institute of Edinburgh, स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड में फर्स्ट टाइम में किसने की थी? ये की थी इयान विल्मट ने, ओके। विल्मट ने फर्स्ट टाइम क्लोनिंग प्रोसेस करी थी, जिसमें उनको सक्सेस मिली थी, ओके। करी तो पहले भी गई होगी, लेकिन सक्सेस नहीं मिली थी। देन दे सक्सेसफुली क्लोन्ड अ शीप नेम्ड डॉली, और उन्होंने एक क्लोन शीप बनाई जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? डॉली रखा। एंड डॉली वॉज बोर्न ऑन द 5th of July 1996 एंड वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन। तो ये फर्स्ट मैमल था जिसको कि क्लोन किया गया। तो डॉली को बनाया कैसे गया था? इस फिन डॉर्सेट शीप से क्या लिया गया था? पूरा सेल लिया गया था, नहीं, सेल लिया गया था स्कॉटिश ब्लैक ईव से, ब्लैक फेस ईव से, ओके। सेल इससे लिया गया था और इसके सेल में से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया, और वहाँ पर न्यूक्लियस किसका एड ऑन किया गया, इंसर्ट किया गया? फिन डॉर्सेट शीप का, ओके। तो डॉली को बर्थ तो ये स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव देती है, लेकिन वो आइडेंटिकल किसके है? इसके, ओके। तो इसलिए वो सेम इसका क्लोन है। बर्थ तो इसने दिया, लेकिन वो क्लोन किसका है? डॉली क्लोन किसका है? डॉली क्लोन है फिन डॉर्सेट। Since Dolly several times have been made to produce cloned mammals, however, many die before birth or die soon after birth. The cloned animals are many a times found to be born with several abnormalities. तो उन्होंने क्या बोला कि कुछ तो बर्थ से पहले उनकी डेथ हो जाती है, कुछ की बर्थ के बहुत जल्दी बाद में डेथ हो जाती है। और ऐसा भी होता है कि समटाइम्स ना जो क्लोन्स होते हैं वो बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ पैदा होते हैं। तो इतनी ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज़ के कारण क्या होती है? उनकी डेथ हो जाती है। तो दैट्स ऑल। तो यही था हमारे चैप्टर में। हमने क्या पढ़ा इसमें? तो हमने देखी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन, बडिंग, एग्स, एम्ब्रियो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन, फीटस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, है ना, मेटामॉर्फोसिस, द ओविपेरस एनिमल्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पर्म्स, द विविपेरस एनिमल्स और जाइगोट। ये सब टर्म्स हमने इस चैप्टर में पढ़ी। और यहाँ पर कुछ बड़ी शॉर्ट में, ब्रीफ में कुछ टर्म्स दी हुई होती हैं, तो ये ज़रूर पढ़िएगा, ओके। क्योंकि कई बार याद रहे ना रहे, पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है, तो भी ये ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए, ओके। तो काफ़ी सारी डेफिनेशंस जैसे होती हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस जो आती हैं वो यहीं से आती हैं। वो बुक में दी हुई हो, पूरे चैप्टर में ना दी हुई हो, यहाँ पर मिल जाती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द साइंस क्लासेस।